नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम की रूप रचना। तो सर्वनाम की रूप रचना में हम काफी सारी चीजें अभी तक यहाँ पर पढ़ चुके हैं। आपने देखा कि किस तरह से हमने सर्वनाम शब्दों की रूप रचना की, यानी कि सर्वनाम शब्दों को बनाया। सबसे पहले हमने यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के जो तीनों भेद हैं उनको लिया। उसके बाद हमने आगे आगे यानी कि जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है उसको हमने पढ़ा। और उसके बाद हमारा जो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है उसको हमने पढ़ा। और ये आपको आपके लिए होमवर्क था कि आप इसको एक बार जो संबंधवाचक है उसको पढ़ें और उसके आधार पर आप अधिकरणवाचक को समझें। तो ये होमवर्क मैं आशा करती हूँ कि आपने यहाँ पर किया होगा, यानी कि आपने घर पर एक बार रिवाइज किया होगा और अधिकरणवाचक को आपने समझने की कोशिश की होगी। तो इससे पहले हमने जो यहाँ पर किया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कारक जो है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान तक हमने कर लिया था। उसके बाद इसी में निश्चय वाचक सर्वनाम जो ये है, इसमें आपको आगे संबंध और अधिकरण के लिए करना था। तो संबंध कारक में होता है काके की और अधिकरण में होता है मैं और पर, जिसकी विभक्ति मैंने आप लोगों को बताई थी। तो देखिए, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल उसी के नीचे से आप लिखना शुरू करेंगे जहां पर लास्ट सेशन में छोड़ा था, और मैंने आप लोगों को होमवर्क में भी दिया था कि आप इसको कोशिश करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम में लास्ट हमारा था संबंध कारक। संबंध कारक, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? तो संबंध कारक की विभक्ति होती है का के की। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम? एक वचन के लिए इसका, इसकी और इसके, ये आपका एक वचन के लिए हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है अपादान कारक के लिए इससे, तो अपादान कारक की विभक्ति होती है से, और यहाँ पर जो संबंध कारक है उसकी विभक्ति होती है का। तो ये हो जाएगा इसका, इसकी और इसके। तो इसी तरह से इसको अगर हम बहुवचन में लिखें तो बहुवचन में क्या होगा लिखने के लिए? इनके, इनका, इनकी या इन लोगों की। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बहुवचन। किसका है? संबंध कारक का। अब उसके बाद आता है अधिकरण। अधिकरण की विभक्ति क्या होती है? अधिकरण की विभक्ति होती है में और पर। तो इसमें, इस पर। ठीक है, तो इसी तरह से इसी का बहुवचन अगर हम लिखेंगे, इन पर, इन में। ठीक है, इन लोगों में, इन लोगों पर। ठीक है, ये आपकी एक तरह से विभक्ति हो जाएगी किसकी? अधिकरण की। जैसे मैं और पर, इससे हमने सर्वनाम की रूप रचना की। सर्वनाम था इस और उसमें हमने अधिकरण कारक जोड़ा में, तो बना इसमें और इस पर। इसी तरह से बहुवचन में हमने जोड़ा पर और में, तो इन पर, इन में। इस तरह से हमने यहाँ पर संबंध कारक को भी क्लियर कर लिया है। और जिन बच्चों ने होमवर्क में इसे किया था वो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया था वो अभी भी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे कि आखिर हम कैसे सर्वनाम की रूप रचना कर रहे हैं। तो ये तो थी संबंधवाचक सर्वनाम, यहाँ पर जो हम रचना कर रहे थे निश्चयवाचक सर्वनाम की। अब हम करेंगे रूप रचना अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की रूप रचना।
निश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम क्या होता है? इसके लिए शब्द प्रयोग कोई। अनिश्चय वाचक सर्वनाम की परिभाषा कौन बताएगा? किसे कहते हैं अनिश्चय वाचक सर्वनाम? अनिश्चय वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे हमें किसी भी संज्ञा या जो सर्वनाम है उसमें हमें ज्ञात ना हो कि क्या चीज है। ठीक है, व्यक्ति वस्तु प्राणी के विषय में हमें ज्ञात ना हो तो उसको हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये आप यहाँ पर इसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं कोई। तो इसकी भी हम रूप रचना करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे कारक, उसके बाद हम लिखेंगे एक वचन और उसके बाद हम लिखेंगे बहुवचन। अब देखिए कारक, सबसे पहले कौन बताएगा कौन सा कारक होता है? सबसे पहले कर्ता कारक, दूसरा है आपका कर्म कारक और तीसरा है आपका करण कारक। इसी तरह से चौथा आपका संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, तो ये सारे आपके कारक होते हैं। तो सबसे पहले कारकों में हम यहाँ पर कर्ता कारक को लेंगे। कर्ता कारक से हम यहाँ पर सर्वनाम की रूप रचना करेंगे एक वचन और बहुवचन के तौर पर, और शब्द है आपका कोई। ठीक है, तो कर्ता कारक में जो कर्ता कारक होता है उसकी विभक्ति होती है आपका को, ने। तो अब देखिए कोई, पहला शब्द कर्ता कारक में आपका जो आएगा वो आएगा कोई, और दूसरा आएगा किसी ने। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने, जिसमें काम करने वाले का बोध होता है, किसी ने। ठीक है, आपको पता नहीं है कि कौन है, लेकिन किसी ने। तो अब इसको आप बहुवचन में कैसे बनाएंगे? बहुवचन यानी कि किन्हीं ने। इसी तरह से कर्म कारक, अब कर्म कारक की विभक्ति होती है को, तो हम यहां पर लिखेंगे किसी को, और इसी को अगर आप बहुवचन बनाएंगे तो आप इसमें लिखेंगे किन्हीं को। उसके बाद आता है आपका करण कारक। करण कारक की विभक्ति होती है से, किसी से, और इसी को अगर आप बहुवचन में लिखेंगे तो आप लिखेंगे किन्हीं से या किन्हीं के द्वारा, किन्हीं के द्वारा या किन्हीं से। ठीक है, आप जैसे यहां पर आपने किसी से लिखा है तो आप यहां पर किसी के द्वारा भी लिख सकते हैं, किसी के द्वारा। तो इस तरह से ये हमने यहां पर कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक के आधार पर यहां पर सर्वनामों की रूप रचना की एक वचन के आधार पर, और बिल्कुल इसके अपोजिट बहुवचन के आधार पर। जैसे आपका शब्द था कोई और एक वचन में हमने लिखा कोई या किसी ने, क्योंकि कर्ता कारक की विभक्ति है ने, और उसी को जब हमने बहुवचन बनाया हमने लिखा किन्हीं ने। कर्म कारक में किसी को, कर्म कारक की विभक्ति होती है को, तो किन्हीं को। करण कारक की विभक्ति होती है से या के द्वारा, तो किसी से या किसी के द्वारा। इसी को अगर बहुवचन में लिखते हैं तो किन्हीं के द्वारा या किन्हीं से। ठीक है, तो इस तरह से हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम को करण कारक तक पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण कारक के साथ। सबसे पहले संबंध कारक, उसके बाद आपका आता है, सबसे पहले आपका आता है संप्रदान कारक,
संप्रदान, दूसरा आपका आता है अपादान, तीसरा आपका आता है संबंध, और चौथा आपका आता है अधिकरण। तो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। देखिए अब संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए। तो यहां पर लिखेंगे किसी के लिए, किसी के लिए, ये एक वचन है। और इसी को जस्ट बहुवचन में अगर हम चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे किन्हीं के लिए, किन्हीं के लिए। ठीक है, तो अब इस तरह से अपादान कारक की विभक्ति होती है से। तो अब अपादान कारक की जो विभक्ति होती है वो पृथकता को दर्शाती है। तो हम लिखेंगे किसी से पृथकता को दर्शाती है। ठीक है, तो अब यहां पर वही आएगा किन्हीं से, किन्हीं से। सेम, ये भी पृथकता का भाव दर्शा रहा है, यानी कि कंफ्यूज नहीं होना है करण कारक और अपादान कारक में, क्योंकि कारक हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं और कारकों को आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। अब उसके बाद आता है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति काके की। किसी का, किसी के और किसी की। ठीक है, किसी का, किसी के, किसी की, का के की। इसी को बहुवचन में लिखेंगे किन्हीं का, किन्हीं की और किन्हीं के, का के की, किन्हीं के। ठीक है, तो इस तरह से संबंध कारक तक हमने यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम की रूप रचना आप लोगों को दिखा दी। अब आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में और पर। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? में और पर। किसी में, किसी पर, किसी में, किसी पर, में और पर। अधिकरण यानी कि आधार, क्रिया करने का आधार। किसी पर भरोसा ना होना, तो क्रिया करने का आधार में और पर, ये जो विभक्ति है ये यहां पर दर्शाती है। इसी को बहुवचन अगर बनाते हैं किन्हीं में या किन्हीं पर, किन्हीं में या किन्हीं पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अनिश्चयवाचक को भी कंप्लीट कर लिया है। अनिश्चयवाचक यानी कि जहां पर आपको पता नहीं है कि यहाँ पर क्या है, कौन है, किसी भी निश्चित व्यक्ति वस्तु का हमें बोध नहीं है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर सर्वनाम शब्दों की रूप रचना कर दी है। कर्ता के आधार पर भी, कर्म के आधार पर भी, करण के आधार पर भी, संप्रदान के आधार पर भी, अपादान के आधार पर भी, और आपका संबंध और अधिकरण के आधार पर भी। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर रहे होंगे। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है अनिश्चय वाचक सर्वनाम की रूप रचना। जीआईसी पौड़ीखाल, जीआईसी पौड़ीखाल, यस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम की रूप रचना। क्या आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं? यस।
तो अभी इससे कुछ टाइम पहले ही हमने कारक पढ़े हैं और उन्हीं के आधार पर हम यहाँ पर अभी सर्वनामों की रूप रचना कर रहे हैं। तो आपको अभी तक क्या समझ में आया यहाँ पर सर्वनाम की रूप रचना में? अभी तक आपने क्या समझा? देखिए हमने यहाँ पर काफी सारे सर्वनामों की रूप रचना कर दी है। तो क्या कुछ आपने नोट डाउन किया है और क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है? एक बार आप अपनी कॉपी से पढ़कर मुझे बताइए क्या नोट डाउन किया है आपने। जो भी आपने नोट डाउन किया है वो पढ़कर बता दीजिए। यस। बच्चे इससे पहले का नोट डाउन नहीं किया है? इससे पहले वाली चीजें नोट डाउन नहीं की है आपने? आप एब्सेंट थे बाकी के? ओके। और कोई और बच्चा जिसने पिछले सेशन में भी क्लास अटेंड की हो? कोई और बच्चा क्लास का? फटाफट पकड़ा दीजिए किसी और बच्चे को। और बिल्कुल कोई भी शर्माएगा नहीं, कोई भी घबराएगा नहीं। माइक पकड़ते वक्त जैसे कि आप अपने क्लास में अपने टीचर्स से बात करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपको यहाँ पर बात करनी है। किसी को भी जिसने लास्ट सेशन में भी नोट डाउन किया है। यस, वेरी गुड। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। आप क्लास 6 के बच्चे हैं। लास्ट सेशन में आपने यहाँ पर क्लास अटेंड की थी, इससे पहले का जो सेशन हमारा हुआ था। तो बच्चे आप नोट डाउन कर रहे हैं जो भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है? तो क्या कुछ नोट डाउन किया है आपने? थोड़ा सा रीड करके बताएंगे आप अपनी नोटबुक से? संबंधवाचक। जो कुछ भी ऐसा लगता है ना आपको कि आपको नहीं समझ आ रहा है या आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है कि मैम हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने पिछले सेशन में क्लास अटेंड नहीं की थी, हमको ये समझ नहीं आ रही है चीजें, तो आप हैंड रेस करके अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मैम यहाँ से पढ़ाए जा रही हैं और आप लोग को पता नहीं है कि आखिर आप पढ़ क्या रहे हो। तो हमने सर्वनाम जो आप लोगों ने ही बताया था कि सर्वनाम हमें नहीं आता है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये हमें नहीं आता है। तो क्या अब आप मुझे सर्वनाम की परिभाषा बता सकते हैं? कोई भी बच्चा क्लास का, मैं आपसे ही नहीं कह रही हूं, पीछे भी काफी सारे बच्चे बैठे हैं, ये पूरी आपकी क्लास 6 ही है। यस, वेरी गुड। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये मैंने आपको देखिए यहाँ पर ये पूरा जो आपका टॉपिक है ये सर्वनाम के ऊपर ही है और हमने शुरुआत से ही यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम से संबंधित जितने भी शब्द होते हैं वो सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। आपने क्लास अटेंड नहीं की है और आपने नोट डाउन नहीं किया है, ये सर्वनाम के 6 भेद हमने यहाँ पर पढ़े हैं। कौन कौन से भेद होते हैं सर्वनाम के? किसी बच्चे ने नोट डाउन किया है क्लास में? किसी बच्चे ने नोट डाउन किया है तो अपनी कॉपी में से पढ़ के बताइए। काफी बच्चे दिख रहे हैं मुझे आपकी क्लास में और मुझे लगता है कि जीआईसी पौड़ी खाल एक्टिव भी काफी रहता है यहाँ पर। तो देखिए एक्टिव रहना और नोट डाउन ना करना ये बिल्कुल अलग बात है। आप कैमरे में देख रहे हैं, आप क्लास में बैठे हैं, लेकिन आप ना कुछ जो यहाँ से पढ़ाया जा रहा है उसे नोट डाउन कर रहे हैं और ना ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं आपका यहाँ पर क्लास में बैठने का। ठीक है, आप लोगों के कहने पर आपको सर्वनाम दोबारा रिवाइज कराया गया था, पढ़ाया गया था, पूरा टॉपिक बिल्कुल पहले से ज्यादा अच्छे से आपको मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा और क्यों हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। देखिए अभी मैं आपको एक सेंटेंस, एक तरह से एक पूरा गद्यांश में पढ़कर बताती हूँ। अगर आप एक शब्द का प्रयोग कई बार करेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, मोहन हमारी कक्षा का बहुत होशियार बच्चा है, वो बहुत, मोहन बहुत अच्छा लड़का है, मोहन का घर पास में ही है, मोहन सबकी मदद करता है, मोहन के माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, मोहन कक्षा में प्रथम आता है, सभी अध्यापक मोहन को बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसे अगर आप केवल
मोहन 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 अगर आप अपने वाक्य में लिखोगे तो क्या होगा कि आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से शब्दों को लिखोगे कि मेरे मित्र का नाम मोहन है और वह कक्षा में प्रथम आता है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसकी माताजी गृहिणी है, वह मेरा बहुत अच्छा मित्र है। तो ऐसे ऐसे अगर आप लिखोगे तो आपको क्या लगेगा, आपका गद्यांश इंटरेस्टिंग लगेगा। तो जैसे मैं, तुम, वह, आप, हम, यह, जो, कोई, कुछ, तुम्हारा, उसका, ये सब क्या है, आपके सर्वनाम है। और यहां पर उसके बाद क्योंकि अलग अलग सर्वनाम है और उसी के आधार पर मैंने यहाँ पर सर्वनामों के 6 भेद बताए हैं। पढ़कर बताइए एक बार। जीआईसी पौड़ी खाल माइक ऑन कीजिए, फटाफट पढ़कर बताइए कौन से 6 भेद लिखवाए हैं यहाँ पर। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो एक एक सर्वनाम को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि किसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, किसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए आप पहुंच गए हैं सर्वनामों की रूप रचना में, उसको आप लिख रहे हैं, उसको आप नोट डाउन कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो क्या फायदा आप उस रूप रचना को पढ़ रहे हैं, आपको तो बेस कुछ पता ही नहीं है कि हम किस बारे में ये पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं जब भी आप लोगों से कहती हूँ कि क्लास में आपको ऐसा लगता है कि मैम हमें समझ में नहीं आया या लास्ट सेशन में आपने क्या पढ़ाया था उसको एक बार रिवाइज कर दीजिए ताकि हम कनेक्ट कर पाए दोनों चीजों को। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स बच्चे जरूर यहाँ पर रखें। आप क्लास में पढ़ते हैं, आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, अगर समझ में नहीं आता है तो आप उनसे पूछते हैं ना दोबारा, आप उनसे कहते हैं ना कि सर एक बार और समझाइए, हमें नहीं समझ में आया। या आप जब एग्जाम होते हैं तब आप बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, हमें ये नहीं समझ आया। तो ऐसे ही ये भी आपकी एक क्लास है, केवल इसका माध्यम वर्चुअल है। इसमें आप माइक लेकर बात करते हैं और वर्चुअल तरीके से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप अपनी समस्याएं हमें चैट के माध्यम से भी भेज सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने कोई भी डाउट्स हो किसी भी चीज से। ऐसे नहीं डंप होकर क्लास में बैठेंगे। जो चीज नहीं समझ में आती आपको फ्रंट में लगाया गया है, आप सभी हमें दिख रहे हैं, आप इस तरह से हैंड रेस कर सकते हैं। किसी भी स्कूल के बारे में मैं यहाँ पर कह रही हूँ। जीआईसी बिनात खाल, जीआईसी बिनात खाल, जीआईसी बिनात खाल, बच्चे माइक ले लीजिए। जीआईसी बिनात खाल, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, बच्चे माइक ले लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप क्लास 6 के बच्चे हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यस वेरी गुड। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आप पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा बता सकते हैं? ये बिल्कुल गलत परिभाषा है। आप एक बार यहां पर पढ़कर बोल सकते हैं, एक बार पढ़कर यहां पर बता सकते हैं। यस, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है उसमें 3 तरह के सर्वनाम आपके आते हैं। एक जो बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग करता है, एक जो सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, और तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही हो उसके लिए प्रयोग करता है। जैसे यहां पर मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, जो मैंने शब्द है वो बोलने वाला खुद के लिए प्रयोग कर रहा है, मैंने पत्र लिखा, यानी कि वो अपने आप के लिए प्रयोग कर रहा है। तुमने ठीक सुना, तुमने यानी कि वो सुनने वाले से कह रहा है कि तुमने ठीक सुना। तुमने शब्द जो है वो सुनने वाले व्यक्ति के लिए है। उसे मिठाई दे दो, उसे मिठाई दे दो, यानी कि बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति से कह रहा है
किसी तीसरे अन्य के बारे में कि उसे मिठाई दे दो। मैंने, तुमने और उसे, ये 3 तरह के सर्वनाम आपके आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। और उसी को हमने यहाँ पर उसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद बताए हैं। कोई बता सकता है क्लास में जिसने नोट डाउन किया होगा? तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 प्रकार से यहाँ पर डिफाइन किया। एक कहा कि बोलने वाला व्यक्ति, एक कहा सुनने वाला व्यक्ति, एक कहा अन्य तीसरा व्यक्ति। तो 3 प्रकार के ये सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा पढ़कर बताएंगे अपनी कॉपी में? यस, वेरी गुड। अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं बच्चा? यस, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि जो बोलने वाला खुद के लिए प्रयोग करता है उसे कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक। मैं, मेरा, मैंने, हमने, हम, ये सब है उत्तम पुरुषवाचक। यानी कि जब हम कोई बात केवल अपने लिए यूज करते हैं उसे कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा टाइप मैंने आपने बताया मध्यम पुरुषवाचक, यानी कि फिर से पढ़कर बताइए एक बार मध्यम पुरुषवाचक को। यस, वेरी गुड। यानी कि जिसका प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति, यानी कि जो बात को सुन रहा है उसके लिए किया जाता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। और एग्जाम्पल आपने देख ही लिए। अब आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, उसे, उसका, उसकी आदि। ठीक है, तो ये था आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम का पहला भेद। 6 भेद बताए अभी अभी आपने सर्वनाम के। पहला भेद यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पर क्लास में ध्यान दीजिए, जो भी आपको लिखवाया जाता है उसको नोट डाउन कीजिए और घर पर जाकर पढ़िए, रिवाइज कीजिए। फिर जो भी आपके डाउट होते हैं नेक्स्ट सेशन में आकर आप यहाँ पर अपने डाउट्स रख सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हमारा सर्वनाम। यहाँ पर देखिए आप छोटी क्लासेस में ही पढ़ते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखिए सर्वनाम को मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आप लोगों को कर दिया है और हमने सर्वनाम की रूप रचना भी यहाँ पर काफी अच्छे से कर दी है। तो लास्ट में हम अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो आपका टॉपिक है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने अपादान कारक तक पढ़ लिया है। तो इस तरह से आज हमने जो कुछ पढ़ा है इसको एक बार घर पर रिवाइज कीजिएगा। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।